क्या भारत के युवा सच में सिस्टम का शिकार है या फिर उन्हें अपनी कुछ गलतियों का सामना करने से डर लगता है? आखिर क्यों लाखों युवा नौकरी न मिलने की शिकायत कर रहे हैं, जबकि सरकार स्टार्टअप के लिए लोन देने की बात कर रही है? और कैसे एक मजाक में शुरू हुआ नाम कॉकरोच जनता पार्टी कुछ ही समय में लाखों युवा के गुस्से की आवाज बन गई। लेकिन सवाल सिर्फ यहीं तक नहीं है, इस पूरे मामले के पीछे सच क्या है? क्या यह सच में युवाओं का आंदोलन है या फिर सोशल मीडिया पर बना हुआ एक बड़ा भ्रम? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हर परत को खोलने की कोशिश करेंगे, इसकी शुरुआत से लेकर इसके वायरल होने तक और इसके पीछे छिपे सच तक। और यकीन मानिए, जो बातें आप इस वीडियो में जानेंगे वो आपने शायद पहले कभी किसी वीडियो में नहीं सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम ऐसे सवालों पर बात करेंगे जिनका जवाब शायद किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है, लेकिन आपके पास जरूर हो सकता है। इसलिए वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में चले गए तो आप पूरा सच समझ ही नहीं पाएंगे। और अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जो आपकी सोच बदल सकती है, एक ऐसे ऑनलाइन आंदोलन की जिसने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिर शुरू कैसे हुई कॉकरोच जनता पार्टी? 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत के सीजीआई सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई। सुनवाई नकली लॉ डिग्रियों और कानूनी पेशे से जुड़े मामले पर हो रही थी। इसी संदर्भ में सीजीआई सूर्यकांत जी ने कहा कि कुछ लोग जिन्हें किसी पेशे में जगह नहीं मिलती, वे सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविज्म के जरिए दूसरों पर हमला करने लगते हैं। इसी संदर्भ में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हुआ। सुनिए सीजीआई के वीडियो क्लिप्स। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। कई युवाओं ने इसे बेरोजगार युवाओं का अपमान बताया, जबकि कई लोगों का कहना था कि सीजीआई की बात को गलत संदर्भ में पेश किया गया। लेकिन इंटरनेट पर कहानी यही नहीं रुकी। जिस शब्द को कुछ लोग अपमान मान रहे थे, उसी शब्द को युवाओं के एक वर्ग ने विरोध के प्रतीक में बदल दिया। 16 मई 2026 इंटरनेट पर अचानक एक नया नाम ट्रेंड होने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। बता दें कि 16 मई 2026 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम से एक डिजिटल आंदोलन शुरू किया। एक बात बताइए, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कांग्रेस तो कांग्रेस बना लिए, और कह देते कल की गुह जैसे दिख रहे हैं तो गुह बना लेते, गुह जनता पार्टी। कह देते रणवा तो रणवा जनता पार्टी, भड़वा कह देते भड़वा जनता पार्टी। ये कोई बात हुआ? तो गुह का फोटो कैसे लगाते? गुह कह दिया होता, अगर गुह जनता पार्टी हो जाता तो टट्टी लगे सर पे घूमते, मुंह पे लगा लेते टट्टी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शुरू हुए इस इंस्टाग्राम पेज ने लोकप्रियता के मामले में कई बड़े नेताओं और राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया था। जहां बीजेपी के इंस्टाग्राम पर अब तक सिर्फ 9.4 मिलियन फॉलोअर्स थे, वहीं महज 5 दिनों में इंस्टाग्राम पर इसके 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। वहीं ट्विटर पर भी 2 दिनों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। यानी जिस नाम को लोग पहले एक मजाक समझ रहे थे, वही कुछ ही दिनों में करोड़ों युवाओं की ऑनलाइन पहचान बन गई। सुनो मेरे कॉकरोच साथियों, अब हर गली में होगा हमारा राज, चिपकेंगे भी टिकेंगे भी, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। हालांकि बाद में सीजीआई सूर्यकांत जी ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी सभी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं थी, बल्कि फर्जी डिग्री और पेशे से जुड़े विशेष मामलों के संदर्भ में थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने यूथ को पिलर ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया भी कहा, लेकिन तब तक यह मुद्दा एक बड़ी बहस बन चुका था। नमस्कार मेरे जेन ज़ी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाएं, इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। कोई ऑफिस नहीं, कोई चुनाव चिन्ह नहीं, कोई नेता नहीं, फिर भी करोड़ों लोग जुड़ गए। लेकिन क्या राजनीति भी डर गई थी? जब यह मूवमेंट तेजी से वायरल हुआ, तब कई राजनीतिक पार्टियों ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कुछ ने इसका मजाक उड़ाया, कुछ ने काउंटर पेजेस बनाए, और कुछ लोगों का दावा है कि इस कैंपेन से जुड़े लोगों को धमकियां भी मिली।
सोशल मीडिया पर लोगों का उत्साह इतना बढ़ गया था कि कई लोगों ने अपनी तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी पर गाना बनाना शुरू कर दिए। हाँ मैं हूँ कॉकरोच, I am a cockroach। AI की मदद से बनाए गए कई गाने इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुए। कुछ गानों को लाखों बार सुना गया तो कुछ पर हजारों रील्स और वीडियो भी बने। देखते ही देखते मीम्स, गानों और वायरल कंटेंट ने इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। अब जरा कॉकरोच जनता पार्टी के असली चेहरों से भी मिल लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी के पहले चेहरे। अगर आपको भी लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी और उसके ये अमीरजादे देश में नई क्रांति लाएंगे तो जरा रुकिए, याद कीजिए 2011 जब इसी तरह कुछ सत्ता भोगी लोगों ने मिलकर पूरे देश को मूर्ख बनाया था अन्ना आंदोलन के नाम पर, जिसकी मार दिल्ली को मिल चुका है और पंजाब आज भी भुगत रहा है। जिस अभिजीत दीपके ने इस पार्टी को जन्म दिया है उसके नाम पर एक लीगल कंप्लेंट 2019 में हो चुकी है। जानते हैं किस मामले में? कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने पर, जिसमें यह साफ लिखा है कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था। कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरा चेहरा। अब मिलते हैं इस पार्टी के दूसरे कॉकरोच विजेता दहिया से। आप सबने ध्रुव राठी की ये वीडियो तो जरूर देखी होगी, जिसमें भगवान राम को मांसाहारी बताया गया था। उस वीडियो की स्क्रिप्ट इसी विजेता दहिया ने लिखी थी और यही विजेता दहिया ध्रुव राठी की एंटी बीजेपी और एंटी इंडिया स्क्रिप्ट लिखता है। और हिंदू धर्म और ब्राह्मणों पर इसके क्या विचार है, इसके वीडियो आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का तीसरा चेहरा। इस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा, यह नारे लगाने वाला अमर खालिद इसके लिए हीरो है। यह भाई साहब इनका बहुत सम्मान करते हैं। इसके अलावा यह खुद को जर्नलिस्ट बताता है और यह किन न्यूज पोर्टल के लिए काम करता है वह भी जान लीजिए। द वायर, अल जजीरा, आर्टिकल 14 और न्यूज लाइन मैगजीन। और इन सारे पोर्टल्स में कॉमन चीज यह है कि एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी और एंटी इंडिया नैरेटिव और न्यूज देते हैं। जरा आप गूगल पर सर्च करिए। भारत देश में 2001 में संसद भवन पर जो आतंकी हमला हुआ था वह किसने करवाया था? वह आतंकवादी कौन से देश से थे और उसका मुख्य आरोपी कौन था? जी हाँ, अफजल गुरु पाकिस्तान का एक आतंकवादी था। अपने साथ 2-4 आतंकवादियों को भारत में लेकर आता है, संसद भवन पर हमला कराता है, गोलियां चलाता है, बम फोड़ता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं। संसद भवन यानी बाबा साहेब का संविधान पर हमला कराता है। वैसे तो हम जय भीम बोलकर सीना चौड़ा करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कभी आवाज नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि पुराना मुद्दा है, 20 साल पुरानी बात है, हमें क्या लेना देना, यह सोचकर हम छोड़ देते हैं। भारत सरकार अफजल को पकड़ लेती है, फांसी की सजा सुनाती है, उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद भारत के कुछ स्टूडेंट उसी आतंकवादी के लिए इंसाफ मांग रहे होते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारा लगा रहे हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब ये भी सुनिए, जो स्टूडेंट आजादी आजादी चिल्लाने वाले अफजल गुरु के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और इनका जो लीडर है वो उमर खालिद है, जो जयकारे लगा रहा है, नारे लगा रहा है। जी हाँ, जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी उमर खालिद ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे लोगों के समर्थन में नारे लगाए थे। और इसी उमर खालिद की फोटो इस कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोर्ट पर्सन सौरभ दास के साथ देखी गई है। यह देशद्रोही नहीं तो और क्या है। कॉकरोच जनता पार्टी का चौथा नाम। इस कड़ी में चौथा नाम है आशुतोष राणा, जो कि सबसे दिलचस्प व्यक्ति है। यह व्यक्ति आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था और उसका प्रवक्ता रह चुका है और उसके कई ट्वीट भी मिल जाएंगे जिसमें आम आदमी पार्टी को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। यह कोई ऑफिशियल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक वेबसाइट और एक सोशल मीडिया पेज था। मजाक के तौर पर, एक इंटरनेट ट्रेंड के तौर पर ऐसे पहले भी पेजेस बनाए गए हैं, चाहे वह जागते रहो पार्टी हो या इंडियन लवर्स पार्टी। आमतौर पर ऐसे ट्रेंड्स 2-3 दिन चलते हैं और फिर लोग इसे भूल जाते हैं। इस कॉकरोच जनता पार्टी को भी सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर बनाया गया था। इस डिजिटल आंदोलन में शामिल होने का क्राइटेरिया भी काफी अलग और मजाकिया था।
इसके मेंबरशिप फॉर्म में लोगों से सिर्फ 3 सवाल पूछे गए। क्या आप लेजी हो? क्या आप घंटों ऑनलाइन रहते हो? और क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह आइडेंटिफाई करते हो? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप किस धर्म, किस जाति और किस जेंडर के हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पार्टी में शामिल हो सकते हो। अब सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं था, सवाल था युवाओं के गुस्से का, उनकी उम्मीदों का और उस निराशा का जिसे वे सोशल मीडिया पर खुलकर व्यक्त कर रहे थे। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड है या फिर यह भारत के युवाओं की वास्तविक नाराजगी की आवाज भी है? बता दें कि मैन पावर ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 72% कंपनियां कहती हैं कि उन्हें सही स्किल वाले कर्मचारी नहीं मिल रहे। यह आंकड़ा दुनिया की औसत 72% से भी ज्यादा है। यानी एक तरफ युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं तो दूसरी तरफ कंपनियां योग्य उम्मीदवार ढूंढ रही हैं। यानी समस्या सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि नौकरी और कौशल के बीच बढ़ते अंतर की भी है। वहीं अब ये भी सुनिए, NIIT की 2026 स्किल गैप रिपोर्ट कहती है कि AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल और डाटा स्किल भारत के भविष्य की सबसे जरूरी स्किल बन चुकी है। यानी आने वाले समय में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट ही सफलता की असली कुंजी होगी। तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है? क्या कॉलेज डिग्री दे रहे हैं लेकिन स्किल्स नहीं? क्या बच्चे सिर्फ नौकरी चाहते हैं लेकिन स्किल डेवलपमेंट पर कम ध्यान देते हैं? या फिर मार्केट इतनी तेजी से बदल रही कि पुरानी पढ़ाई नए जॉब्स के काम ही नहीं आ रही? शायद जवाब इन सब के बीच कहीं छिपा है और शायद यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसी डिजिटल मूवमेंट तेजी से लोकप्रिय हो जाती है, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा तो वे इंटरनेट को अपना मंच बना लेते हैं। Oh my God! सरकारें भी युवाओं के लिए कई योजना चला रही है। स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल है। छोटे व्यवसायों के लिए मुद्रा लोन योजना है। स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया मिशन चलाया गया। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए PM इंटर्नशिप स्कीम जैसे पहल शुरू की गई। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों में केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाएं भी मौजूद है। फिर सवाल यह उठता है कि अगर अवसर मौजूद है तो उनका लाभ कितने युवा उठा पा रहे हैं? क्या जानकारी की कमी है? क्या व्यवस्था में दिक्कत है? या फिर युवा और सिस्टम के बीच कहीं बड़ा डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है? सरकार बोल रही है हम पैसे देंगे, स्टार्टअप शुरू करो। तो सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है। कई लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया भी है। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक लाखों और करोड़ों की स्टार्टअप लोन्स की स्कीम चल रही है। तो फिर सवाल ये है कि अगर अपॉर्चुनिटी है तो युवा सिर्फ जॉब के पीछे क्यों भाग रहे हैं? शायद क्योंकि ज़ेनजी जनरेशन को स्टेबल लाइफ चाहिए, शायद क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली रिस्क लेने से डरती है, शायद क्योंकि स्टार्टअप सुनने में कूल लगता है लेकिन बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक कड़वा सच और भी है, आज की जनरेशन मेहनत से नहीं स्लो सक्सेस से डरती है। सबको जल्दी पैसे चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी लग्जरी चाहिए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप ने पेशेंस खत्म कर दिया है, लेकिन वहाँ भी सक्सेस मेहनत से ही मिलती है। लोग 6 महीने की स्ट्रगल नहीं करना चाहते लेकिन 6 करोड़ की लाइफ स्टाइल चाहते हैं। और दूसरी तरफ कंपनीज बोलती है हमें स्किल एम्प्लॉयज नहीं मिलते, युवा बोलते हैं हमें अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। यानी दोनों तरफ फ्रस्ट्रेशन है, दोनों तरफ ब्लेम गेम है। और शायद इसी फ्रस्ट्रेशन ने जन्म दिया कॉकरोच जनता पार्टी को, एक ऐसा डिजिटल आंदोलन जहां युवा कह रहे हैं हमें इग्नोर मत करो। अब ये भी सुनिए, नीट पुनर्परीक्षा के दौरान हैदराबाद में एक छात्र को कथित तौर पर नकल करते हुए पकड़ा गया। आरोप है कि उसने परीक्षा से पहले टॉयलेट में मोबाइल फोन छिपाया था और परीक्षा के दौरान गूगल पर उत्तर खोज रहा था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जहां हाथों में भगत सिंह और महात्मा गांधी की तस्वीरें होनी चाहिए थी, वहां युवा ध्रुव राठी के पोस्टर लेकर घूमते नजर आ रहे हैं, जैसे ध्रुव राठी ने बहुत महान काम किया हो विदेश में बैठकर, जिन पर युवाओं को भड़काने जैसे गंभीर आरोप भी हैं। स्टूडेंट है? हाँ, मेरा नीट का एग्जाम था, मैं एग्जाम देने नहीं गया क्योंकि मुझे पता था मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। आपको 21 तारीख को एग्जाम तो देना चाहिए था। मेरे को 21 जून का पेपर ही नहीं देना। क्यों? मेरे फिर आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं अगर आपको 21 जून का पेपर ही नहीं? 22 लाख बच्चे थे, 22 लाख बच्चों का नीट क्लियर तो होना नहीं था, जिनका होना था उनकी जिंदगी खराब। आपने तय कर लिया कि किसी का क्लियर नहीं होगा? नहीं होगा, मेरे दोस्त में दिखाऊं, अभी सो रहे हैं सारे। कैसा गया परीक्षा? मेरी खुश नजर आ रही हो? मुंह उठा के बस एग्जाम देने आ गए। मुंह उठा के एग्जाम, कोई तैयारी नहीं की? नहीं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। अगर युवा सालों मेहनत करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो, भर्ती प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो और परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए। साथ ही कई छात्रों का परीक्षा केंद्र उनके शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पड़ जाता है। इससे उन्हें अतिरिक्त खर्च
लंबा सफर और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार आर्थिक कारणों से कुछ उम्मीदवार परीक्षा तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे मुद्दे पर भी सरकार को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते समय यह आंकड़ा भी देखिए। साल 2006 एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है पर कोई सुनवाई नहीं होती। साल 2007 ICAI का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है पर कोई सुनवाई नहीं होती। साल 2009 क्लैट का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है पर कोई सुनवाई नहीं होती। साल 2011 AIE का पेपर लीक होता है, कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व होते हैं पर किसी को सजा नहीं मिलती। कांग्रेस राज्य का आखिरी साल 2013 SSC का पेपर लीक होता है। 70 साल में कई पेपर लीक हो गए, एक भी युवा रोड पर नहीं आए और न ही कोई तिलचट्टा बाहर आया। पर अचानक से पिछले 2-3 सालों में देश का एजुकेशन सिस्टम तबाह हो गया। जब देश में कुछ भी अच्छा हुआ तब बोलो बोलो कहाँ थे तुम। जब सेना ने शत्रु पर वार किया तब बोलो बोलो कहाँ थे तुम। जब चंद्रयान गया स्पेस में तब बोलो बोलो कहाँ थे तुम। जब इंडिया जीता ओलंपिक में तब बोलो बोलो कहाँ थे तुम। और यही नहीं, कांग्रेस राज्य के 70 सालों में इतने सारे पेपर लीक होने के बावजूद इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना। वहीं हाल ही के वर्षों में भाजपा सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लागू किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कानून बनने के बावजूद भी पेपर लीक और भर्ती घोटाले की खबरें सामने क्यों आती रहती है। युवाओं की मांग सिर्फ कानून बनाने की नहीं बल्कि उसका सख्ती से पालन करने की भी है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी का सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र को होता है जिसने वर्षों मेहनत की होती है। वहीं सरकार को सिर्फ नौकरियां देने पर ही नहीं बल्कि स्कूल स्तर से ही स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर देना चाहिए। चीन और जापान जैसे कई देशों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक कौशल, तकनीकी परीक्षण और समस्या समाधान की क्षमता भी सिखाई जाती है। भारत में भी अगर स्कूलों और कॉलेजों में उद्योग की जरूरत के अनुसार स्किल ट्रेनिंग और मजबूत किया जाए तो युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। सबको सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां लोग सिस्टम से जवाब मांगने निकले थे, कुछ डिजिटल कॉकरोच ने खुद का ही मजाक बनवा लिया। उनका मुद्दा था नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना। लेकिन प्रदर्शन के दौरान कई जगह ऐसे नारे भी सुनाई दिए जिनका नीट या शिक्षा व्यवस्था से कोई सीधा संबंध नहीं था। आप किस लिए आए हैं? आप किस लिए आए हैं? मैं ऐसे ही देखने आया था कि क्यों परेशान है ये लोग। जैसे मैं आता हूँ तो RSS मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, भगवान को गाली दी जाती है। और मेरे को जब मैं बोलने लगा ना कि भाई RSS को गाली मत दो यार, ऐसा मत करो, अगर आपका जो पॉइंट है उस पर बात करो, मुझे उठा के फेंक दिया उन्होंने। उठा के फेंक? हाँ, मुझे बाहर इन लोगों ने? हाँ, ये मेरे से लड़ने आप लगे। देखिए, भैया एक बात पूछनी थी, ये जो आपने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई थी, ये तो जेनजीज के लिए बनाई थी ना, ये एकदम से एंटी बीजेपी कैसे हो गए आप लोग? एक कॉकरोच से पूछा गया कि आप यहाँ प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं, तो उसने जवाब दिया कि वो अमेरिका और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, इसलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। मतलब कुछ भी। किस बात के लिए आए हो? मैम एक्चुअली इजराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है। इनके बीच? इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। एक कॉकरोच कहता है कि हम शिक्षा मंत्री अमित प्रधान जी का इस्तीफा मांगने आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। अब ये सुनिए, अमित दीपके ने जैन जी को बैठने के लिए कहा, लेकिन जैन जी समझता है कि बैठ जाओ के नारे लगाना है। एक कॉकरोच से पूछा जाता है कि आपका विजन क्या है, आपका डिमांड क्या है, तो वो कहती है कि हमारी डिमांड कुछ भी नहीं है, बस हमें कॉकरोच ना बोला जाए, यही हमारी डिमांड है। तो बहुत हो गया, मतलब कोई भी आता है और आम जनता को कॉकरोच बोल के चला जाता है। कॉकरोच ने एक मोटे कॉकरोच की आईफोन और सोने की चैन भी चुरा ली। सोना का चैन बोलिए ना, लॉकेट मिला है किसी पूछा गणेश जी का, आईफोन दे दिया, वही दे दे शायद। एक आशिक कॉकरोच भी प्रोटेस्ट में पहुंचा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का नीट का पेपर लीक हुआ था, वो डिप्रेशन में चली गई थी, उसके बदले में ये जना प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी, तो 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। एक कॉकरोच प्रोटेस्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनकर पहुंचा था। डफली गैंग भी वहां पर आजादी आजादी के नारे लगा रही थी और आखिरी में कहा गया हमारी क्रांति सफल रही। मोदी से ऐसे क्या दिखता है?
ऐसी दिक्कत उनसे इसलिए भाई सब कुछ पे महंगाई बढ़ा दिया। और क्या महंगाई उन्होंने कर दी, जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। हाँ अगर गिरा दी हाँ जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं मुझे नहीं पता। अगर गिर गई है हाँ पहले क्या थी? पहले भी नहीं पता। इतिहास हमें बतलाता है कि हर बदलाव के लिए गुस्से के साथ विजन भी चाहिए, शिकायत के साथ समाधान भी चाहिए और विरोध के साथ जिम्मेदारी भी चाहिए। एलिजिबल कौन है? एलिजिबल कौन है? अगर ये सारी नकारियां चली मान लिया, एलिजिबल व्यक्ति कौन है जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जो अकाउंटेबिलिटी ले? इस सरकार में, इस कैबिनेट में तो मुझे कोई नहीं लगता कि कोई। ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो कौन एलिजिबल? ऐसे तो मुझे कोई ऐसे नाम याद नहीं आ रहा कि कोई। तो अगर नेता ही सारे रिजाइन कर जाएंगे, देश संभालेगा कौन? क्या ये जनती जाएगा? इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कोई भी बैठ जाएगा? मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं चाटुकारिता नहीं करता। मैं चाटुकारिता नहीं करता। मैं अपने फायदे से सबसे ज्यादा यूथ का फायदा देखता, क्योंकि भारत का यूथ है। मैं खुद कहता हूँ कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, कुछ भी नहीं है। एंड मैं भी यही प्रेफर करूंगा, जैसे मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश के पास। प्रोटेस्ट का क्या होगा? अभी मेरे पास अभी इतना जल्दी पैसा नहीं है कि मैं अभी भाग जाऊँ। अगर युवा चाहते हैं कि देश बदले तो उन्हें सिर्फ यह नहीं बताना होगा कि क्या गलत है, उन्हें यह भी बताना होगा कि सही क्या है। उन्हें सिर्फ यह नहीं कहना होगा कि नौकरी नहीं है, उन्हें यह भी सोचना होगा कि नई नौकरियां कैसे बनेंगी। उन्हें सिर्फ यह नहीं पूछना होगा कि सरकार क्या कर रही है, उन्हें यह भी पूछना होगा कि वे खुद क्या कर रहे हैं। क्योंकि सच यह है कि लोकतंत्र सिर्फ नेताओं से नहीं चलता, लोकतंत्र नागरिकों से भी चलता है। और अगर भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा है तो भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उसका युवा ही है। शायद इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सिस्टम गलत है या नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के युवा सिर्फ नाराज है या वह तैयार भी है, तैयार मेहनत करने के लिए, तैयार जोखिम लेने के लिए, तैयार सीखने के लिए, तैयार असफल होने के लिए और फिर दोबारा उठने के लिए। क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो शिकायत से आगे बढ़कर निर्माण करते हैं। और आने वाले वर्षों में भारत की दिशा यह तय करेगी कि जेन ज़ी सिर्फ एक नाराज जनरेशन बनती है या ऐसी जनरेशन जो इतिहास बदल देती है। लेकिन दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी सिर्फ बेरोजगारी की कहानी नहीं है, यह उस जनरेशन की कहानी है जो शायद भारत की सबसे कनेक्टेड जनरेशन है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज जनरेशन भी है। जरा सोचिए, आज का युवा सुबह उठते ही फोन खोलता है, वह इंस्टाग्राम देखता है, यूट्यूब देखता है, शॉर्ट्स देखता है, रील्स देखता है। हर जगह उसे कोई न कोई करोड़पति दिख जाता है। कोई 21 साल की उम्र में BMW खरीद रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, कोई बोल रहा है कि उसने कॉलेज छोड़ा और करोड़पति बन गया। लेकिन कोई यह नहीं दिखाता कि कितने लोग असफल हुए, कोई यह नहीं दिखाता कि कितने स्टार्टअप बंद हो गए, कोई यह नहीं दिखाता कि कितने लोग 5 साल मेहनत किए और फिर जाकर सफलता मिली। यहीं से पैदा होती है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि जब वास्तविक जीवन सोशल मीडिया की दुनिया से टकराता है तो युवा को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन क्या सच में हमेशा अन्याय ही हो रहा है या कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन भी गलत होती है? यह सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि अगर एक तरफ लाखों युवा नौकरी न मिलने की शिकायत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हजारों कंपनियां स्किल एम्प्लॉयज न मिलने की शिकायत भी कर रही हैं। तो असली सवाल यह नहीं है कि बीजेपी सही है या गलत, या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम्स है या मूवमेंट। असल सवाल यह है कि क्या भारत का युवा सिर्फ कंप्लेन करेगा या फ्यूचर भी बनाएगा, क्योंकि आने वाला भारत नेताओं से कम और जेन ज़ी मेंटालिटी से ज्यादा तय होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।